हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो जैसा कि आपको ज्ञात है बेटा, क्लास देखिए 12 एग्रीकल्चर का सिलेबस चल रहा है। क्लास 12 एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो जो आपका सब्जेक्ट है वो चल रहा है एनिमल हस्बेंड्री। देखिए सब्जेक्ट जो है वो आपका बेटा क्या है, पशुपालन है। ठीक है, सब्जेक्ट आपका क्या है, पशुपालन। अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास 12 एग्रीकल्चर है और आप देख रहे हैं वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल। और हमारा देखिए व्हाट्सअप नंबर है वो है 8650415957। तो देखिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, उन 2 मार्क्स वाले क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। ठीक है, टोटल मैं 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन हैं टोटल 40 क्वेश्चन कराऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि 40 क्वेश्चन में से ही आपका जो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है वो एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और टॉप 25 तो मैं आपको बाद में प्रोवाइड कराऊंगा ही। ठीक, अभी आप डीपली पढ़िए, सारा कुछ सिलेबस के अंतर्गत जो भी आता है वो सभी पढ़िए। इसके बाद जब टॉप इम्पोर्टेंट 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा फिर आप वहाँ से अच्छे से पेपर को दे दीजिएगा। तो बेटा आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो अब करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत। समझो, देखो ये जो पहला वाला हमारा टॉपिक है वो है देसी व विदेशी गायें। ठीक है, तो हमने 2 कॉलम में बना लिए हैं। पहला कॉलम बनाया है देसी गाय, दूसरा कॉलम है विदेशी गाय। अब देसी गाय और विदेशी गायों में दोनों में हम अंतर समझेंगे कि दोनों गायों में अंतर क्या होता है। तो बेटा इसका जो पहला पॉइंट है वो समझिए आप। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बात करेंगे हम बेटा ऊंचाई की। किस बेस पे बात करेंगे, ऊंचाई पे। यानी जो पहला पॉइंट है वो देसी गाय का है और दूसरा वाला पॉइंट जो है कॉलम जो है वो विदेशी गाय का है। यानी ये देखिए बीच की रेखा है, जो इस साइड का है ये देसी गाय है और इस साइड वाला कॉलम है वो विदेशी गाय है। अगर हम देसी गाय की बात करें, देसी गाय में ऊंचाई की बात करें तो देसी गाय की ऊंचाई जो होती है वो अधिक होती है, जबकि विदेशी गाय की जो ऊंचाई है वो क्या होती है बेटा, कम होती है। तो एक पॉइंट तो आपका ये क्लियर हो गया। अब देखो इनके शरीर का जो आकार होता है वो छोटा होता है, यानी ऊंचाई तो अधिक होती है, लेकिन अगर देसी गाय के शरीर के आकार की बात करें तो आकार कैसा होता है, छोटा। जबकि जो विदेशी गाय है इसका जो आकार होता है वो आकार कैसा होता है, बड़ा होता है। तो 2 पॉइंट आपके हो गए। आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो को बेटा समझते हुए चलना, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। ठीक है, आपको जो पीडीएफ नोट्स है वो हम ये पीडीएफ आपकी जो है वो व्हाट्सअप ग्रुप जो आपका चल रहा है उस व्हाट्सअप ग्रुप में हम सेंड कर देंगे देर रात तक। पीडीएफ की आप टेंशन मत लो, पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। आप सिर्फ और सिर्फ टॉपिक को अच्छे से समझते हुए चलना। इस वीडियो में बहुत ही अच्छे अच्छे मैंने क्वेश्चन को इंक्लूड करा है। तो देखो अगला जो पॉइंट है उस पॉइंट को समझो। अगला पॉइंट हमारा कह रहा है कि दूध में चिकनाई की मात्रा 4 से 5% होती है। जब अगर हम देसी गाय की जब जहाँ जहाँ चर्चा करेंगे तो आपको ये पता करना है कि देसी जो गाय होती है उसके दूध में जो चिकनाई की मात्रा होती है वो 4 से 5% होती है। जबकि जो विदेशी गाय है तो विदेशी गाय में क्या होता है, जो दूध में चिकनाई की जो मात्रा होती है वो इससे 1% कम होती है। 1% का कम का मतलब है 3 से 4% होती है। नेक्स्ट अगला पॉइंट समझिए। अगला पॉइंट है अयन। अयन क्या होता है, देखो अयन का मतलब होता है जो गाय होती है तो गाय जब ब्याने वाली होती है तो जो अयन है, अयन जो है वो विकसित हो जाता है। तो इसमें ये देसी गाय है उसमें कहा जा रहा है आपसे जो अयन है वो कैसा होता है, कम विकसित होता है। ठीक है, अयन जो है वो कम विकसित होता है, जबकि जो विदेशी गाय है विदेशी गाय में अयन जो होता है वो अधिक विकसित होता है। अगला पॉइंट है चारा खाने की क्षमता कम होती है। यानी जो देसी गाय हैं, देसी गाय जो चारा खाती हैं वो कम खाती हैं। देखिए चारा खाने की क्षमता क्या है, कम है। जबकि विदेशी गाय में जो चारा खाने की क्षमता है वो चारा खाने की क्षमता होती है अधिक। अब
जाहिर सी बात है, जब देखिए जब वो चारा कम खाएगी तो जाहिर सी बात है वजन भी कम होगा। भाई जब कोई भी पशु कम भोजन करेगा तो भाई वजन भी तो कम ही होगा। तो इस प्रकार से आप इसमें याद कर सकते हो, भाई चारा कम खाती है, वजन कम होता है, आयन कम विकसित होता है, चिकनाई की मात्रा 4 से 5% होती है, शरीर का आकार छोटा होता है। इस प्रकार से सारे पॉइंट आपको याद करने होंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने अपने नोट्सों में इंक्लूड करा है। अगर आप करोगे विदेशी गाय की बात, तो इनके शरीर का जो वजन है वो अपेक्षाकृत अधिक होता है, ये आपको लिखना होगा। चलिए और अगले इसके पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इनमें बीमारी प्रतिरोधकता अधिक होती है। यानी जो देसी गाय है, देसी गाय में बीमारी जो प्रतिरोधकता है वो अधिक होती है, और जो विदेशी गाय है, विदेशी गाय में क्या होती है, कम होती है। अगला जो पॉइंट है वो है देसी गाय में शुष्क काल 60 दिन से अधिक होता है। अगर हम शुष्क काल की बात करें किसमें, देसी गाय में, तो 60 दिन से क्या होता है, अधिक होता है शुष्क काल। जबकि विदेशी गायों में अगर ये पॉइंट लागू करा जाए तो विदेशी गायों में शुष्क काल जो होता है वो 60 दिन से क्या होता है, कम होता है। ठीक, तो कुल मिला के आपका अब एक टॉपिक समाप्त हुआ, देसी तथा विदेशी गाय में अंतर। अब देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है बेटा, वो हमारा टॉपिक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रोमांथिक पशुओं का दंत सूत्र, यानी रोमांथिक पशुओं का दंत सूत्र। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखो इस बात को थोड़ा सा आप समझो। ये देखिए लिखा है यहाँ पे, ऊपरी जबड़े का दायां व बायां भाग, जैसे मुख है, किसी का मुख है और मुख के ऊपरी जबड़े की बात हो रही है। ऊपरी जबड़े के एक तो दायां होता है, दूसरे बाएं भाग की बात हो रही है। जैसे आप समझ रहे हो किस कोई भी जानवर है, चलिए जानवर छोड़िए, आप अपना ही मुख ले लीजिए। अपने मुख में देखिए जबड़े के एक नीचे तरफ दांत होते हैं और दूसरे ऊपरी तरफ होते हैं। अब ऊपरी, यहाँ पे थोड़ा सा मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मान लो ये मुख है, ठीक, सपोज दैट ये मुख है, मान लो आप। तो इसमें देखो एक तो जो है वो जबड़ा के ऊपरी पार्ट पे, यहाँ पे देखो दांत होंगे, एक तो ये यहाँ पे दांत हो गए, ठीक, और एक मुख के निचले जबड़े पे ये दांत हो गए, ठीक है, और यहाँ से दो तरफ हो गए। ये मान लो मुख यहाँ पे खुलता है, यहाँ पे मुख खुलेगा तो ये देखो बाएं तरफ और ये दाएं तरफ, यानी निचले जबड़े पे ये देखो दायां है और ये बायां है। ऐसे ही ऊपरी जबड़े पे ये बायां है और इधर दायां है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर आप बायां और दायां नहीं समझ पा रहे तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए समझने के लिए। आप अपने मुख में झांक के देखिए कि आपका जो जबड़ा है उसमें ऊपरी जबड़े का जो दायां और बायां भाग भी होता है और निचले जबड़े का भी दायां तथा बायां भाग होता है। दूसरी बात इसमें ये समझिए, देखो जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं कृंतक दांत, दूसरे होते हैं कील दंत, और तीसरे होते हैं अग्रदाढ़, और चौथा होता है मुखदाढ़। ठीक, ये 4 प्रकार के क्या होते हैं? दांत होते हैं। अब समझो इसका दंत सूत्र आपको कॉपी में लिखना होता है, तो कैसे लिखोगे? देखो सबसे पहले जाहिर सी बात है, ये दे रखा है 0 + 0 अपॉन 4 + 4। यहाँ पे ये समझो जब 0 + 0 की बात हुई है तो भाई ऊपरी जबड़े की बात हुई है। कौन से? ऊपरी जबड़े की बात हो रही है, ठीक है। अब जब ऊपरी जबड़े की बात हो रही है तो ये जो आपके कृंतक दांत हैं ये 0 हैं, 0, ठीक। और जब निचले जबड़े की बात होगी तो दायां और बायां, दायां प्लस बायां, तो दायां प्लस बायां कितने होंगे? 4 दांत होंगे, कृंतक दांत नीचे की ओर होंगे, जबकि ऊपरी की ओर क्या होगा? 0 होगा प्लस। अब देखो कील दंत, ठीक है। अगर हम ऊपरी जबड़े पे बात करें तो ऊपरी जबड़े पे कील दंत होते हैं वो 0 होते हैं, इसलिए यहाँ पे 0 0 लिखा है, ठीक है। और कील दंत जो हैं वो इनमें नीचे भी 0 0 होते हैं, ठीक है। दाएं और बाएं दोनों तरफ कोई नहीं होता, कहने का मतलब ये था। अगला जो है देखो अग्रदाढ़, तो जो अग्रदाढ़ होती है ऊपरी जबड़े में दाईं ओर 3 होते हैं और बाईं भाग में भी 3 होते हैं। इसी प्रकार जबड़े के नीचे वाले भाग में बात करें तो दाएं में भी 3 और बाएं में भी
3 होते हैं। अब देखो मुख्य दाढ़, ये आया आपका मुख्य दाढ़। तो मुख्य दाढ़ में देखो जबड़े के ऊपरी पार्ट में दाएं की तरफ 3 और 3 बाएं की तरफ मुख्य दाढ़ होती है। इसी प्रकार अगर जबड़े के निचली सतह की बात करें तो दाएं तरफ 3 और बाएं तरफ 3। तो इस प्रकार से आप इसे याद रखोगे और देखो इसको अगर आप जोड़ोगे तो जोड़ लो भाई। देखो 4 4 8, 8 और ये पूरा जोड़ो, 8 और 6 14 और 14 और 6 20, 20 6 26 और 26 6 32। टोटल संख्या कितनी आ गई? 32। यानी कुल दंत संख्या कितनी हो गई आपकी? 32 हो गई। तो इतना सा क्वेश्चन आपको रट्टा थोड़ा सा मारना है, रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ समझना है। समझ के अगर आप करोगे तो हो जाएगा, कोई भी कठिन नहीं है। देखो इसलिए हो जाएगा। यहाँ तो देखो आपको पता है 0 + 0 और 4 + 4 करना है। फिर अगली जो स्टेप आएगी प्लस करके, इसमें 0 + 0 और नीचे भी 0 + 0। फिर अगली जो स्टेप आएगी फिर 3 + 3 और अपॉन में भी 3 + 3 और यही यहाँ पे कर देना सेम टू सेम बराबर 32 आप लिख देना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। अगली तरफ आगे की ओर चलते हैं, अगला देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। देखो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए ताकि हर बच्चा घर बैठे अच्छे से अपनी तैयारी कर सके। देखिए हमारे चैनल का नाम है YP एजुकेशन ट्रिक चैनल, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है। सब्जेक्ट आपको पता है आपका क्या चल रहा है? पशुपालन। अब देखो इसमें जो हमारी जो नई हेडिंग है वो है बधियाकरण। ये जो बधियाकरण है इस टॉपिक को अच्छे से आप समझ लो। देखो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बधियाकरण होता क्या है। देखो बधियाकरण में क्या होगा, यहाँ पे देखो लिखा है नर पशु। पशुओं जो पशु होते हैं, पशुओं में भी मेल तथा फीमेल होता है। ठीक है, नर तथा मादा पशु। तो इसमें बधियाकरण में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ नर पशुओं की बात होगी। नर पशु को उनकी प्रजनन शक्ति से, यानी प्रजनन शक्ति का मतलब आप जान रहे हो कि प्रजनन शक्ति का मतलब है जब प्रजनन शक्ति विहीन करने से, प्रजनन शक्ति से विहीन करने की क्रिया को बधिया करना ही बधियाकरण कहलाता है। जैसे अब बधियाकरण क्या होता है, देखो बधियाकरण एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि नसबंदी टाइप का ही होता है। जब छोटे जानवर को आप नर को बधिया कर दोगे तो भाई वो जो प्रजनन है वो प्रजनन नहीं कर पाएगा। ठीक है, जब वो प्रजनन नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है वो पशु अपने जैसी संतान जो है वो उसकी उत्पत्ति नहीं कर सकता। ठीक है, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? बधिया करना कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि बधियाकरण कहलाता है। बधिया करना ही बधियाकरण कहलाता है। यानी जो नर पशु होते हैं उनकी जो प्रजनन शक्ति है तो प्रजनन शक्ति से क्या कर दो? विहीन कर दो। ठीक है, प्रजनन शक्ति से विहीन करने की जो क्रिया है, विहीन करने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? बधिया करना ही क्या कहलाता है? बधियाकरण कहलाता है। तो और थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। देखो इससे होता क्या है समझो। देखो पशुओं में गाय के बछड़ों की शारीरिक शक्ति को प्रजनन कार्यों से हटाकर खिंचाव कार्यों, देखो बधियाकरण करते क्यों हैं? ठीक है, बधियाकरण इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आप पशुओं को बधियाकरण करोगे तो उससे क्या होगा, जो शारीरिक शक्ति है वो प्रजनन कार्यों से हटाकर, यानी जैसे आपने देखा होगा अगर कोई भी जानवर बधियाकरण नहीं होता है उसका तो वो साढ़ का रूप ले लेता है। किसका ले लेता है? साढ़ का रूप ले लेता है। अब आपको पता है जो साढ़ होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ गायों को या फिर जो भैंस होती है भैंस के को क्या करता है? प्रजनन करने के काम आता है। ठीक है, जब वो प्रजनन करने के काम आता है तो बकाया और भी कोई काम वो उससे नहीं होता है साढ़ से। तो क्या करते हैं कि जब छोटा सा बछड़ा होता है तो 2-3 साल में क्या कर देते हैं? उसे बधिया कर देते हैं। जब उसे बधिया कर देंगे तो जाहिर सी बात है जो उसकी प्रजनन शक्ति है प्रजनन शक्ति से मुक्त हो जाएगा और उससे वो क्या करेंगे? उससे क्या करेंगे फिर? जो कार्य मतलब उससे वो ये करेंगे, जब वो प्रजनन कराने से मुक्त करा देंगे, जब उसे खिलाएंगे पिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? खिंचाव कार्य। ठीक है, उससे क्या करेंगे? वो बधिया हो जाएगा तो जैसे उससे हल जोतेंगे और बोझा ढोएंगे। जैसे कोई भी सामान आपको लाना है मतलब डल्लब वगैरह में
बैल जो आप बांध ले, तो बैल से जो चलाने वाली बैलगाड़ी होती है उससे अपने खेत पे गए, खेत पे जो चारा काटा वो चारे को लादा और ले आए उसे, तो हल जोतने बोझा ढोने में काम लेने के लिए बधिया किया जाता है। ठीक है, जब आप बधिया कर दोगे तो जाहिर सी बात है कि जो प्रजनन शक्ति है वो तो नष्ट हो चुकी होगी, प्रजनन कर नहीं पाएगा। तो आपको पता है कि जो जब वो गायों को देखेगा या भैंस के साथ, अगर आप भैंसा को करोगे प्रजनन तो वो भैंस की तरफ कभी नहीं देखेगा, है ना। और जब आप बैल को करोगे तो वो गायों को देखने के बाद कुछ भी उसमें उत्तेजनशीलता डेवलप नहीं होगी, क्योंकि वो क्या हो गया है, वो बधिया हो चुका है, बधियाकरण हो चुका है। वो उससे सिर्फ और सिर्फ आप क्या करोगे, अब अपने जो खेत का जो खेत में जो कार्य करवाओगे, जैसे हल चलवाओगे उससे, और वो बोझा ढोने के काम आएगा। अब देखो इसमें जो एक हेडिंग है बेटा, वो है बधिया करने का समय। ठीक है, कि बधिया करने का समय है मतलब किस टाइम पे बधिया करना चाहिए पशुओं को। तो देखो यहाँ पे दे रखा है कि 1.5 से 2 वर्ष के बीच का समय बछड़ों को बधिया करने का उपयुक्त समय है। अगर आपको बछड़ों को बधिया ही करना है तो समय कितना उचित है, 1.5 से 2 वर्ष। 1.5 से 2 वर्ष के बीच का समय बछड़ों को बधिया करने का जो समय है वो उपयुक्त समय है। अच्छा, बधियाकरण से लाभ क्या होता है, चलिए बेटा लाभ के बारे में समझते हैं, इसके बाद हम हानि के भी बारे में समझेंगे। तो देखो लाभ क्या होगा, जो मैंने अभी आपको बताया वही लाभ है। देखो पशुओं की प्रजनन शक्ति को किसी अन्य लाभदायक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। देखो जब पशु प्रजनन करेगा तो जाहिर सी बात है उसकी जो शारीरिक शक्ति होती है वो शारीरिक शक्ति क्या होगी, क्षीण होगी। शारीरिक शक्ति क्या होगी, क्षीण होगी। तो वो उस शारीरिक शक्ति को अन्य लाभदायक कार्यों के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब अन्य लाभदायक कार्य कौन से हैं, जैसे वही है भाई, उसे आप क्या करोगे, उससे बैल से आप खेत जोत लो, और खेत नहीं जोतना है आपको तो भैया जो बोझा है वो बोझा ढो लो। ठीक है, तो बोझा ये लाभदायक कार्य है, इनमें आप ले सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। अच्छा, दूसरा लाभ क्या है, देखो दूसरा लाभ ये है इससे कि पशुओं को प्रजनन संबंधी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, पशुओं को प्रजनन संबंधी रोगों से क्या मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है। कैसे, देखो जब साढ़ से कोई भी भैंस आप लगवाओगे, उससे प्रजनन करवाओगे तो प्रजनन संबंधी जो रोग हैं वो भी डेवलप हो जाते हैं। तो जो आप इससे क्या होगा, जब बधियाकरण हो जाएगा तो पशुओं को प्रजनन संबंधी रोगों से क्या मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट है इसमें, पशुओं की सहनशीलता में वृद्धि हो जाती है। पशुओं में सहनशीलता में कैसे, देखो जो क्या होगा, जो पशु साढ़ के रूप में होगा, ठीक है, वो बधिया नहीं है तो ये बहुत मरखना होगा, आप इसके पास जाओगे तो मारेगा ये। ठीक है, आपको डर लगेगा, कभी भी ये आपको उठा के सींगों से मार सकता है, यानी पटका लगा देगा आपको, हमेशा डर लगता है। लेकिन जब वही साढ़ क्या हो जाता है बचपन में, 2 से 3 वर्ष में बधिया कर दो उसे, तो वो बहुत सीधा जानवर हो जाता है, उसे कोई भी खोल सकता है, कोई भी बांध सकता है, वो कभी भी किसी को मारता नहीं है। लेकिन ये साढ़ वाली जो कंडीशन है ये भाई उठा के फेंक देगा, हो सकता है इससे लोगों की मृत्यु भी हो जाए, बहुत खतरनाक होता है ये। ठीक, तो देखो यही पॉइंट यही था कि पशुओं की सहनशीलता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अगला पॉइंट समझो, देखो पशुओं को बधिया करके गोश्त आदि के लिए मोटा किया जाता है। पशुओं को बधिया क्यों किया जाता है, पशुओं को बधिया करके क्या करता है, गोश्त यानी उसका मांस, गोश्त आदि के लिए क्या किया जाता है, मोटा किया जाता है। ये तो हो गए लाभ की बात, ये तो लाभ वाले पॉइंट थे। अब अच्छा, इससे बधियाकरण से हानि क्या है, तो बेटा हम हानि के बारे में भी चर्चा करेंगे। देखो ये पॉइंट क्या है, हानि का। तो इसमें समझो पशु प्रजनन कार्य रहित हो जाता है, यानी जब इससे हानि ये है कि अगर आप चाहोगे कि बाद में बधियाकरण के बाद जब जो पशु बधिया हो गया, आप चाहो तो उससे प्रजनन कराना चाहो तो फिर वो प्रजनन नहीं कर पाएगा। प्रजनन का करने का मतलब ये है कि अगर आपके पास गाय है या भैंस है, और गाय और भैंस मान लो गर्म है, और आप उसे लगवाना चाहते हो
किससे? बैल के माध्यम से। ठीक है, और वो बैल क्या है? वो उस बैल का क्या हो चुका है बेटा? बधिया हो चुका है, बधियाकरण हो चुका है। ठीक है, एक प्रकार से कह दो नसबंदी। तो बधियाकरण जब हो चुका है तो जाहिर सी बात है वो फिर प्रजनन नहीं कर पाएगा। ये बात ध्यान रखना है, जब वो प्रजनन नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है आपको कहीं दूर स्थान पे ले जाना पड़ेगा। किसके पास? उस साढ़ के पास ले जाना पड़ेगा, जहाँ पे साढ़ होंगे उपलब्ध, तब वो प्रजनन हो पाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, जबकि प्रजनन कार्य रहित करना अमानवीय है। देखो क्या कहा गया है, पशु प्रजनन कार्य रहित तो हो जाता है, यानी प्रजनन करने योग्य नहीं रहता है फिर वो, जब उसे आप पशु को क्या कर दोगे? बधिया कर दोगे। जबकि प्रजनन कार्य रहित करना यानी बधियाकरण करना क्या है? अमानवीय है, ये मानवीय नहीं है, ये आप ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट, पशु को बधिया करते समय असहनीय दर्द होता है। बिल्कुल बात सही है भाई, जब आप पशुओं को, छोटे छोटे पशुओं को देखो, 2-4 साल या 5 साल के जो पशुओं को जब आप बधिया करते हो तो देखो बहुत ज़्यादा उन्हें क्या का दर्द बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उस दर्द को वो सहते हैं। तो ये असहनीय दर्द होता है, ये क्या है? एक नुकसान है, ये दोनों नुकसान है बेटा, हानि है। अगला देखो हमारा क्वेश्चन, ये आया हुआ पेपर में क्वेश्चन है और काफ़ी कई बार क्वेश्चन आया है, न्यू टॉपिक है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा 2 नंबर में, आप ये बताओ कि बधिया करने की 4 वैज्ञानिक विधि कौन कौन सी हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 4 वैज्ञानिक विधि बतानी होंगी, इसके अलावा आपको 2 नंबर में कुछ भी नहीं लिखना है। तो कौन कौन सी विधि हैं बधिया करने की 4 वैज्ञानिक विधि, उनके बारे में आप समझिए। देखो बेटा, पहली जो विधि है वो है बार्डेजो कैस्ट्रेटर विधि द्वारा बधिया करना, ये आपको लिखना होगा। दूसरी विधि है एलेस्ट्रेटर विधि द्वारा बधिया करना, ये भी आपको लिखना होगा। तीसरा है चीरा लगाकर बधिया करना, तो चीरा लगाकर भी बधिया करना है। नेक्स्ट है रासायनिक पदार्थों द्वारा बधिया करना। तो जब भी एग्जाम में पूछा जाए आपसे कि भाई बधिया करने की 4 वैज्ञानिक विधि लिखो, तो बेटा ये 4 वैज्ञानिक विधि हैं, यही आराम से लिख देना। और इसके अंदर आपको हेडिंग के अंदर कुछ भी नहीं लिखना है, यही चारों डाल के आप छोड़ आना, आपको आराम से पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपका ये हो गया। अब चलते हैं आगे, देखते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है। देखो बेटा, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है पशुओं को चिन्हित करने की 4 विधि। ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है कि पशुओं को चिन्हित करने की 4 विधि बताइए। तो कौन कौन सी 4 विधि हैं बेटा, समझो। देखो, पशुओं को चिन्हित करने की जो 4 विधि हैं, पहली विधि है विभिन्न रंगों से रंगना, यानी भिन्न भिन्न रंगों से क्या हो जाता है? पशुओं को रंग देते हैं। तो विभिन्न रंगों से रंगना, ये चिन्हित करने की पहली विधि है। दूसरी है गर्म लोहे से दाग कर चिन्ह डालना। जैसे बहुत से लोग होते हैं, कोई पशु है तो पशु को क्या करते हैं? गर्म लोहा करते हैं, और गर्म लोहा उसकी बॉडी में क्या है? उसकी बॉडी यानी शरीर से क्या कर देते हैं? टच कर देते हैं, जिससे कि उसमें क्या हो जाता है? दाग पड़ जाता है, चिन्ह बन जाता है। ये भी विधि है चिन्हित करने की विधि। नेक्स्ट है 3 पत्ती या छल्ला पहनाकर। तो भाई 3 पत्ती, ये 3 नहीं है बेटा, ये वाली 3 है। ठीक है, 3 पत्ती या छल्ला पहनाकर, तो ये भी आपकी चिन्हित करने की विधि है। नेक्स्ट है गोद कर कान पर चिन्ह डालना, यानी गोद कर क्या करना है? कान पर चिन्ह डालना है। तो ये 4 जो विधियां हैं वो हैं पशुओं को चिन्हित करने की विधि। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आपसे बेटा पेपर में पूछा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो चलते हैं आगे, देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। देखो बेटा, अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं करा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बेटा वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि हर बच्चा घर बैठे अपनी अच्छे से तैयारी कर सके। मेरे चैनल पे आपको क्लास 12 एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट मिलेंगे। ठीक है, सभी सब्जेक्ट में जैसे एग्रोनॉमी है, एनिमल हस्बेंड्री है, जूलॉजी है, केमिस्ट्री है, चारों सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। तो आप मेरे चैनल से बिंदास होकर घर पे पढ़िए। तो बेटा अगली जो हेडिंग है उसे आप समझो, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है।
देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा गाय को सुखाने का मतलब ये होता है कि दूध लेना बंद करना। ठीक है, दूध लेना बंद करना। जब आप दूध लेना बंद कर दोगे गाय से तो जाहिर सी बात है गाय खुद ही दूध को सुखा देगी। तो इस बात का ये मतलब था, पेपर में आपसे इस प्रकार से पूछा गया कि गाय को सुखाने की विधि लिखिए, गाय को सुखाने की विधि लिखिए। अब बच्चे चक्कर में पड़ गए कि गाय को सुखाने की कौन सी विधि है, तो वो कॉमन सेंस नहीं लगा पाए कि ये पूछना चाह रहा है पेपर में कि दूध लेना बंद करना, विधि बताइए। तो गाय के सुखाने मतलब गाय जो है वो दूध को स्वयं क्या करती है, सुखा देती है। ठीक है, दूध लेना बंद करना, समझो। देखो अपूर्ण दोहन क्या है बेटा, अपूर्ण दोहन। अपूर्ण दोहन का मतलब है जब आप गाय का दूध दोते हो, दूध जो है उसका दोहन करते हो, तो आप पूर्ण दूध मत निकालो, मतलब संपूर्ण दूध है उसके थनों से मत निकालो, अपूर्ण निकालो। अपूर्ण का मतलब है आधा दूध निकालो और आधा छोड़ दो आप। ठीक, दूसरा पॉइंट है एक समय का दूध निकालकर तथा दूसरे समय को छोड़कर। जैसे मान लो आपकी गाय है, तो आपकी गाय बेटा सुबह भी दूध देती है और शाम को भी दूध देती है। ठीक है, तो आप चाहें तो सुबह का दूध निकाल लो, दोहन कर लो, दूह लो उसे, और जो शाम वाला दूध है उसे आप दोहन मत करिए, उसे आप अपने हाथ से मत निकालिए, उसे आप छोड़ दीजिए। जब आप छोड़ दोगे तो जाहिर सी बात है जो आपकी गाय है वो एक टाइम ही दूध देगी और दूसरे टाइम पे दूध नहीं देगी, दूसरे टाइम का जो दूध है वो सुखा देगी। ठीक है, अगला जो देखो इसमें जो पॉइंट है तीसरा, वो क्या कहा जा रहा है कि दूध दोहन पूर्ण बंद कर दे। जब ये दोनों विधि अपना लो तो बाद में क्या करना, आप दूध दोहन पूर्ण बंद कर देना। यानी जो आपकी गाय थी वो गाय क्या कर रही थी, गाय जो थी वो सुबह और शाम दोनों टाइम आपको दूध दे रही थी। ठीक है, अब आप तीसरा पॉइंट ये कहना चाह रहा है दूध दोहन पूर्ण बंद करना, यानी सुबह को भी आप अब दोहन मत करो और शाम को भी मत दोहन करो, इसे आप छोड़ दो, तो दूध ऑटोमेटिक ही गाय सुखा देगी। तो ये 3 पॉइंट थे, ये 3 पॉइंट आपको लिखने थे इसमें, यानी अपूर्ण दोहन और एक समय का दूध निकालकर तथा दूसरे समय को छोड़कर। थर्ड पॉइंट था दूध दोहन पूर्ण बंद करके। ठीक है बेटा, अब देखो जो अगला पॉइंट आया है हमारा, ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है, ये भी आपसे पेपर में पूछा गया है। कह रहा है बधिया करने का उद्देश्य। ठीक है, क्वेश्चन यानी पॉइंट तो वही रहेंगे लगभग, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को ये घुमा के आपसे पूछ लेगा। यानी बधिया करने का उद्देश्य क्या है, ये आपको लिखना है। क्या उद्देश्य हो सकते हैं जिससे हम किसी पशु को क्या करें, बधिया करें। तो भाई उद्देश्य क्या हो सकता है, समझो। पशुओं की जो प्रजनन शक्ति है, प्रजनन शक्ति को किसी अन्य लाभदायक कार्य के लिए प्रयोग करना, एक तो ये उद्देश्य हो सकता है। जैसे हमें लालच है, मान लो हमारे पास गाय का क्या है, बछड़ा है, इस गाय का क्या है बेटा, बछड़ा है। ठीक, अब आपको पता है गाय का बछड़ा है, क्या करेगा भाई, गाय का बछड़ा है तो जाहिर सी बात है खेत जोतेगा, बोझा ढोएगा। ठीक है, अगर हम इसे साड़ बना रहे हैं, इसे हम क्या बना देंगे बछड़े के लिए, अगर मान लो हम इसे साड़ बना दे तो भाई ये हमें को उठा उठा के फेंकने लगेगा, मारेगा। तो हम इसे साड़ ना बना करके हम क्या करेंगे, इसको बधिया कर देंगे। जब हम इसको बधिया कर देंगे बेटा, तो हम बधिया करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम जब ये बैल बन जाएगा तो हम इससे अपने खेत को भी जोतेंगे। जब खेत को हम जोतेंगे, खेत के जोतने के साथ साथ इससे हम आराम से अपना जो खेती का सामान है, बोझा है, वो ढोना शुरू कर देंगे। तो यही लाभ है, यही उद्देश्य था, यही तो उद्देश्य है। अच्छा, अगला उद्देश्य समझो क्या है, हो सकता है। देखो अगला जो उद्देश्य है वो है खराब नस्ल के साड़ों को युवावस्था में बधिया करके पशुओं की नस्ल में नियोजित प्रजनन द्वारा सुधार करना। कितनी अच्छी बात है। देखो कह रहा है खराब नस्ल के, यानी जो बछड़ा है वो बछड़ा क्या है, खराब नस्ल के साड़ों की युवावस्था में, यानी युवावस्था का मतलब है कम से कम, यानी कम जैसे ही बच्चा हो उस समय। ठीक है, युवावस्था जैसे 8 से 10 साल, 10-12 साल का हो तब, साड़ों की युवा अवस्था में बधिया करके, युवा अवस्था में क्या करना है, बधिया करके पशुओं की नस्ल में नियोजित प्रजनन द्वारा सुधार करना। एक तो ये उद्देश्य है। नेक्स्ट उद्देश्य क्या हो सकता है, देखो पशुओं को बधिया करके गोश्त आदि के लिए मोटा किया जाना, तो एक उद्देश्य ये भी हो सकता है। अगला है प्रजनन के कारण होने वाले रोग से छुटकारा,
तो ये भी एक उद्देश्य है। तो उद्देश्य में वही पॉइंट आपको लिखने हैं। कुल मिला के क्वेश्चन को घुमाने का तरीका है, ये कंफ्यूज करने का एक तरीका था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे ये पूछा जाएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया है। पशुओं में सींग रोधन की विधियाँ। भाई पशुओं में जो सींग रोधन है उसकी विधियों के बारे में लिखिए। तो बेटा यहाँ पे आपको समझो, देखो पशुओं की जो सींग रोधन की जो विधियाँ हैं वो दो प्रकार की होती हैं। यहाँ पे है देखिए, दो प्रकार की नहीं है, सॉरी, देखो विधियाँ हैं। ए नंबर पे आपका दिया है रासायनिक सींग रोधन, बी नंबर पे है यांत्रिक सींग रोधन, 3 नंबर पे है विद्युत सींग रोधन, चौथे नंबर पे है रबर के छल्ले द्वारा सींग रोधन और 5वें नंबर पे है प्रजनन द्वारा सींग रोधन। तो सबसे पहली जो हेडिंग है आपकी ए नंबर पे है रासायनिक सींग रोधन। जो रासायनिक सींग रोधन है बेटा, ये दो प्रकार का सींग रोधन होता है। तो दो प्रकार के सींग रोधन में पहला जो है वो कास्टिक छड़ द्वारा सींग रोधन। ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से देखिए कास्टिक सोडा है, ये वन लाइनर के क्वेश्चन में या ऑब्जेक्ट में भी आपको कई बार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे है रासायनिक डी हॉर्नर द्वारा सींग रोधन। ठीक, अब हम बी हेडिंग की बात करें तो यांत्रिक सींग रोधन है। ये भी यांत्रिक सींग रोधन है, ये भी दो प्रकार का होता है। इसमें फर्स्ट है डी हॉर्नर द्वारा सींग उखाड़कर सींग रोधन और सेकंड पॉइंट है इसमें डी हॉर्निंग आरी द्वारा सींग काटकर सींग रोधन। यह है यांत्रिक सींग रोधन। और ऊपर वाला क्या था, ये वाला रासायनिक सींग रोधन। रासायनिक सींग रोधन भी दो प्रकार का और यांत्रिक जो सींग रोधन था ये भी दो प्रकार का। अगला देखिए, आपने इसमें सी और डी ये पढ़ लिया। विद्युती सींग रोधन, रबर के छल्ले द्वारा सींग रोधन और प्रजनन द्वारा सींग रोधन। अब बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखो ये वाला टॉपिक भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है आपका। देखो क्वेश्चन को समझने की आप कोशिश करो। क्वेश्चन कह रहा है जुगाली करने वाले पशुओं में, एक मिनट रुकिए, देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जुगाली करने वाले पशुओं में रेब्यूमेन को ब्रैकेट में देखो मैंने लिखा है, दूसरा नाम है रोमंथ के कार्य क्या है। तो देखो इस टॉपिक को समझने के पहले मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि र्यूमेन है क्या, ये रोमंथ है ये है क्या। ठीक है, यानी र्यूमेन की बात करें तो है क्या। देखो थोड़ी सी मैं आपको बेसिक नॉलेज देना चाह रहा हूँ, वो उसके बारे में समझ लो। जैसे आपने सुना होगा अमाशय, ठीक है, क्या सुना है, अमाशय। जैसे अगर मैं बात करूं, देखो भोजन की बात करूं, जैसे पशु है, पशु की अगर मैं भोजन की बात करूं तो भोजन कहाँ से प्रवेश करता है, आपको पता है भोजन मुख से प्रवेश करेगा। तो जाहिर सी बात है पहले कहाँ जाएगा, मुख गुहा में। कहाँ जाता है बेटा, मुख गुहा में। और मुख गुहा के बाद कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा ग्रसनी में। ठीक, और ग्रसनी से होता हुआ कहाँ जाएगा, ग्रास नली में। कहाँ जाएगा बेटा, ग्रास नली में। और ग्रास नली के बाद कहाँ जाएगा, अमाशय में। भोजन कहाँ पचेगा, अमाशय में। और अमाशय के बाद कहाँ जाएगा बेटा, छोटी आंत में। और छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में। बड़ी आंत के बाद मलाशय और मलाशय के बाद गुहा। ठीक है, तो अब देखिए हम थोड़ी सी इसमें ये बताने की आपको कोशिश करेंगे ताकि आपके समझ में ये क्वेश्चन अच्छे से आ जाए। अब देखो हम करेंगे बात अमाशय की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, अमाशय की। तो देखो जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं जैसे गाय हो गई या भैंस हो गई, इनका जो अमाशय होता है ना, ये 4 कोष्ठों का बना होता है। अमाशय कितने कोष्ठों का बना होता है बेटा, ये अमाशय जो है वो 4 कोष्ठों का बना होता है। जो जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं उनका, गाय या भैंस का। चलिए आगे समझिए। तो आपने समझा जो अमाशय है वो कितने कोष्ठों का है, 4 कोष्ठों का है, जाहिर सी बात है। अब देखो 4 कोष्ठ हैं वो कौन कौन से हैं। 4 कोष्ठ में देखो पहला जो होता है वो होता है रूमेन। क्या होता है बेटा, रूमेन। इसी रूमेन की बात होगी यहाँ पे। ठीक है, रूमेन के बाद होता है रेटिकुलम। क्या होता है, रेटिकुलम।
तो दूसरा क्या था, दूसरा आपका पहला था देखो रूमेन, मैं आपको चारों बता देता हूँ, रूमेन, और दूसरा आपका था वो था देखिए रेटिकुलम, दूसरा क्या था बेटा रेटिकुलम, और तीसरा जो था वो तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओमेसम, क्या हो जाएगा ओमेसम, और जो चौथा जो है वो है एबोमेसम, क्या हो जाएगा बेटा एबोमेसम। ठीक, और इन चारों में से जो रूमेन है इसका क्या काम है ये वाला हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। देखो रूमेन का काम क्या होता है, यहाँ पे समझो। देखो जुगाली करने वाले जो पशु हैं इनमें रूमेन के निम्नलिखित कार्य हैं। अब निम्नलिखित कार्य कौन कौन से हैं, जैसे पहला कार्य समझो, देखो ये 150 से 200 किलोग्राम क्षमता युक्त चारे का क्या कर लेता है, संग्रह स्थान होता है। यानी चारे का क्या होता है, संग्रह स्थान। संग्रह का मतलब है ये 100-150 से लेकर 200 किलोग्राम क्षमता युक्त चारे को क्या कर लेता है, संग्रह का मतलब इकट्ठा कर लेता है। ये आपको ध्यान रखना है, संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा कर लेना। ठीक, अब देखो किस प्रकार से इकट्ठा करेगा, थोड़ा सा मैं डीप में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखो जब पशु जब जुगाली करना चाहता है तो रूमेन जो है वो संग्रहित भोजन को पुनः मुंह में करता है। ठीक है, तथा उसका जो पूर्णतः चवड़क किया जाता है। रूमेन में जैसे होता है, मैं आपको बता दूं, बैक्टीरिया, ईस्ट, प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये आप थोड़ा सा कठिन लैंग्वेज है, इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए। दूसरा जो पॉइंट है वो है देखो रूमेन मंथन क्रिया द्वारा भी आहार के बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। यानी जो रूमेन है वो मंथन क्रिया द्वारा आहार का मतलब है जो भी पशु जो चारा है, चारे को क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, आहार कहा जा रहा है। उस चारे का जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, उन जो बड़े टुकड़े होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, तोड़ने का काम करता है। ठीक, अगला जो पॉइंट है वो समझो, थर्ड पॉइंट। इसका जो थर्ड पॉइंट है वो है चारे के टुकड़े का आकार छोटा हो जाने के कारण पाचक रसों के एंजाइम तथा बैक्टीरिया यानी जीवाणु के लिए कार्य क्षेत्र बढ़ जाता है। चौथा पॉइंट है आहार का जीवाणु, किसका, आहार, यानी जो भी वो आहार ले रहा है, जो भी चारा ले रहा है वो क्या है, आहार है। तो आहार का जीवाणु ईस्ट तथा प्रोटोजोआ द्वारा किण्वन रूमेन में ही होता है। इस क्रिया द्वारा कुछ गैसें बनती हैं। इस क्रिया द्वारा क्या होता है, कुछ गैसें बनती हैं जिन्हें डकार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा था। ठीक है, अब जो हमारा अगला टॉपिक आएगा उसके बारे में आप समझो। अगला टॉपिक है पशुओं के खुरैरा करने के लाभ। ठीक, ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, पशुओं के खुरैरा करने के लाभ। तो पशुओं के खुरैरा करने के लाभ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बेटा समझो आप। देखो खुरैरा करने से पशुओं की त्वचा में रक्त परिसंचरण अच्छी तरह से होता है। खुरैरा करने से क्या होगा, जो पशु होंगे उनकी त्वचा में रक्त परिसंचरण क्या होगा, अच्छी तरह से होगा, जिसके फलस्वरूप शरीर के अंदर से उपापचय क्रिया यानी जो मेटाबॉलिज्म क्रिया है वो उपापचय क्रिया में उत्पन्न जो अपशिष्ट पदार्थ है वह बाहर आ जाते हैं। अपशिष्ट मतलब पदार्थ हैं, मलमूत्र वगैरह, वेस्ट मटेरियल, ये क्या आता है, पदार्थ बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट है खुरैरा करने से त्वचा रोगों को उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को पशु शरीर में पनपने का अवसर नहीं मिलता है। देखो खुरैरा करने से क्या होता है भाई, जो त्वचा है, त्वचा रोगों को उत्पन्न करने वाले जो जीवाणु होते हैं उनको जो पशु होते हैं, पशु में पनपने का जो अवसर है वो नहीं रहता है और त्वचा रोग नहीं होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, काफ़ी अच्छा पॉइंट है। अगला पॉइंट समझो, खुरैरा करने से त्वचा रोगों को उत्पन्न करने वाले जीवाणु पशु शरीर में पनपने का अवसर नहीं मिलता है और त्वचा रोग नहीं हो पाता है। ये वही पॉइंट रिपीट हो गया, शायद ऊपर वाला ही। अगला पॉइंट समझिए। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है पशुओं के शरीर से पसीना निकलता है जो उसके शरीर पर सूख जाता है। इस पसीने के साथ कई अपशिष्ट पदार्थ शरीर से निकल कर त्वचा पर इकट्ठे हो जाते हैं। इस पॉइंट को समझो।
पशुओं के शरीर से क्या निकलता है? पसीना निकलता है, ठीक, जो उसके शरीर पर क्या करता है? सूख जाता है। इस पसीने के साथ कई अपशिष्ट पदार्थ शरीर से निकलकर कहाँ पे? त्वचा पर इकट्ठे हो जाते हैं, उसकी स्किन पर इकट्ठे हो जाते हैं। बाल भी टूटकर पसीना इत्यादि के साथ चिपके रहते हैं। खुरैरा करने में यह अपशिष्ट पदार्थ तथा बाल आदि सभी त्वचा से साफ हो जाते हैं। जाहिर सी बात है भाई, जब आप खुरैरा करोगे तो जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे तथा बाल आदि सभी त्वचा से क्या हो जाएंगे? साफ हो जाते हैं। और त्वचा साफ बनी रहती है, जिससे त्वचा पर स्थित छेद होते हैं वो बंद नहीं होते, और शरीर के अंदर उपापचय क्रिया में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ है वो बाहर निकलते रहते हैं और पशुओं में रोग नहीं हो पाता है। तो ये जो हेडिंग थी आपकी, ये जो हेडिंग थी वो थी पशुओं के खुरैरा करने के लाभ। तो देखो इस वीडियो में हमने कई टॉपिक को आपके कंप्लीट कर दिया। इसी प्रकार से हम और भी टॉपिक आपके लिए बहुत जल्द लेके आएंगे। अब जल्दी से बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को बेटा लाइक करके जाना, ठीक है, वीडियो को लाइक करिए और जल्दी से कमेंट करके बताओ वीडियो आपको कैसी लगी। तो बेटे इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।